नमस्कार, मैं हूं दीपक भैया और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यूपीएससी की शुरुआत 1757 एडी में ही हो गई थी और उस समय इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। इस सर्विस को शुरू करने के पीछे एक ही कारण था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास उस समय कलकत्ता, ओडिशा और बिहार के लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट्स आ गए थे और उन्हें एक ऐसी बॉडी चाहिए थी जो इन तीनों रीजन से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके उन्हें दे सके। और इसके लिए जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शंस होते थे वो डायरेक्टर्स के द्वारा होते थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे उनके द्वारा डायरेक्टली रिक्रूट किए जाते थे उनके बैकग्राउंड और एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखकर। सिलेक्शन के बाद कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग होती थी जो कि हैलीबरी कॉलेज लंदन में होती थी और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उन्हें इंडिया में पोस्टिंग दे दी जाती थी। अगले 100 सालों तक रिक्रूटमेंट का सेम सिस्टम चलता रहा, लेकिन 1853 में जब ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में आने वाली थी तो उनके सेलेक्ट कमेटी के द्वारा एक रिपोर्ट लाया गया जिसको मैकॉले रिपोर्ट भी कहते हैं। उसमें बताया गया जो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला सिस्टम है इसको ख़त्म कर दिया जाएगा और एक एग्ज़ाम बेस्ड रिक्रूटमेंट होगा। और इस एग्ज़ाम को हेल्ड कराने के लिए सिविल सर्विस कमीशन भी बनाया गया लंदन में, जो कि 1853 में बना। सिविल सर्विस कमीशन बनने के एक साल बाद 1855 में पहली बार एग्ज़ाम करवाया गया जिसमें मिनिमम एज 18 ईयर्स रखा गया और मैक्सिमम एज 23 ईयर्स रखा गया। और इस एग्ज़ाम में इंडियंस को भी अपीयर होने की परमिशन थी। लेकिन ब्रिटिशर्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इस सर्विस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो। वो चाहते थे कि इस सर्विस में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश कैंडिडेट रहें। इसीलिए 1861 में इंडियन सिविल सर्विस एक्ट आया जिसमें सिविल सर्विस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, कोऑर्डिनेटेड सर्विस और अनकोऑर्डिनेटेड सर्विस। कोऑर्डिनेटेड सर्विस में सुपीरियर पोस्ट रहती थी जो कि ब्रिटिश कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहती थी और अनकोऑर्डिनेटेड सर्विस में लोअर रैंक के पोस्ट रहते थे जिसमें इंडियन कैंडिडेट को डाला जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था अगर कोई भी इंडियन कैंडिडेट गलती से भी एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है तो उन्हें लोअर रैंक तक ही रखा जाए। इसके अलावा सिलेबस को भी इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि वो यूरोपियन कैंडिडेट्स को ज़्यादा फेवर कर रहा था और इंडियन कैंडिडेट के लिए वो काफ़ी हार्ड हो जा रहा था। और लास्ट में ये बताया गया कि जो ये एग्ज़ाम होगा ये सिर्फ लंदन में ही होगा। अगर किसी भी इंडियन कैंडिडेट को ये एग्ज़ाम देना है तो उन्हें लंदन जाके देना पड़ेगा। इसके बावजूद भी सत्येंद्रनाथ टैगोर 1864 में ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं। सत्येंद्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे और इसके 3 साल बाद 4 और इंडियन इस एग्ज़ाम को निकाल लेते हैं। लेकिन इंडियंस बिल्कुल भी खुश नहीं थे इस एक्ट को लेके और उन्होंने डिमांड किया कि 1861 का जो ये एक्ट है इसमें रिफॉर्म लाया जाए और लंदन के साथ साथ इंडिया में भी एग्ज़ाम करवाया जाए ताकि इंडियन स्टूडेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकें। लेकिन ये डिमांड सिर्फ डिमांड ही रह गई और इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। इसके बाद 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है और उन्होंने प्रेशराइज किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि आप कुछ ऐसा स्टेप लें, जिसके अगेंस्ट में एचिंसन कमीशन बनाया गया 1886 में। एचिंसन कमीशन ने रिपोर्ट जारी किया जिसमें बताया गया कि जो पहले सिविल सर्विस कोऑर्डिनेटेड और अनकोऑर्डिनेटेड में डिवाइड किया गया था अब उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, इंपीरियल सर्विस, प्रोविंशियल सर्विस और सब ऑर्डिनेट सर्विस। जिसमें इंपीरियल सर्विस में जो अपॉइंटमेंट होंगे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा होंगे और प्रोविंशियल सर्विस में जो अपॉइंटमेंट होंगे वो वहाँ के लोकल राजा के द्वारा किए जाएंगे। और वहाँ के लोकल राजा जो थे ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन कैंडिडेट को प्रेफर करते थे सिविल सर्वेंट के रूप में और बाद में इन सिविल सर्वेंट को प्रमोट करके इंपीरियल सर्विस में भेज दिया जाता था कि उन्हें भी हाई पोस्ट मिल सके। ये सब के बाद रिपोर्ट में एक और बात थी कि एग्ज़ाम इंडिया में नहीं होंगे। ये रिपोर्ट भी एग्ज़ाम के खिलाफ थी और ज़्यादा फोकस कर रही थी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के ऊपर। और ये सारे रिकमेंडेशन को फाइनली मान लिया जाता है 1892 में। एक्ट में ये सब रिफॉर्म लाने के बाद भी इंडियंस ज़्यादा से ज़्यादा इंपीरियल सर्विस में नहीं जा पा रहे थे। इसीलिए 1912 में इस्लिंगटन कमेटी बनाई गई और इन्होंने अपना एक रिपोर्ट जारी किया 1917 में जिसमें बताया गया कि 25% जो सीटें रहेंगी वो भारतीय कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहेंगी इस सर्विस में। लेकिन अभी भी रिक्रूटमेंट जो है वो डायरेक्टली की जाएगी या फिर प्रमोशनल बेसिस पे की जाएगी, यानी ये भी कमेटी एग्ज़ाम करवाने के अगेंस्ट में थी। फिर फाइनली 1919 में मॉन्टेग चैमफोर्ड रिफॉर्म आता है जिसमें रिकमेंडेशन की जाती है कि इंडिया के अंदर भी ऐसे एग्ज़ाम होने चाहिए और इस एग्ज़ाम को हेल्ड कराने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई जाए। इस रिफॉर्म में और भी बताया जाता है कि इंपीरियल सर्विस को अब 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, ऑल इंडिया सर्विस और सेंट्रल सर्विस। ये सब रिकमेंडेशन देने के बाद फाइनली 1922 में इंडिया के अंदर पहले एग्ज़ाम होते हैं। एग्ज़ाम होने के बाद भी पब्लिक सर्विस कमीशन अभी तक सेटअप नहीं हो पाया था, जिसके लिए फिर से ली कमीशन लाया जाता है 1924 में,
जो कि इस्लिंगटन कमेटी और मॉन्टेक चैम्फोर्ड रिफॉर्म का सपोर्ट करती है और फाइनली रिकमेंडेशन ये देती है कि 40% सीट ब्रिटिश के लिए रिजर्व रहेगा इस सर्विस में, 40% इंडियंस के लिए और 20% जो प्रोविंस से प्रमोट होके आएंगे। और इस रिकमेंडेशन से इंडियंस नेशनलिस्ट काफ़ी ज़्यादा खुश थे। और फिर इसके 2 साल बाद 1926 में पब्लिक सर्विस कमीशन बना दी जाती है और उसके बाद से रेगुलरली इंडिया में एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं। और फिर अगले 10 सालों में ये जो प्रोपोर्शनल है 50-50 चल जाता है, यानी इस सर्विस में इंडियंस और ब्रिटिश 50-50 हो जाते हैं। अब ये सब होने के बाद 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया जाता है, जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम बदल के फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन रख दिया जाता है, जिसमें जो सिलेक्शन होता है वो सेंट्रल और प्रोविंशियल बेसिस पे होता है। यानी कंट्री लेवल पे अलग से एग्ज़ाम करवाए जाते थे और प्रोविंशियल लेवल में अलग से एग्ज़ाम करवाए जाते हैं, जैसे कि अभी के समय में करवाया जाता है। और फाइनली जब इंडिया आज़ाद हो जाती है तो 1950 में जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा जाता है तो उसमें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को चेंज करके यूपीएससी रख दिया जाता है, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और 1950 से लेकर अब तक हम इसे यूपीएससी के नाम से ही जानते हैं, जो कि काफ़ी मेजर रोल प्ले करती है हमारे कंट्री को स्मूथली रन करने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़